नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम हाजिर हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर। सीटेट जो जनवरी 2021 में होना है, यानी जो पोस्टपोन हो चुका था जुलाई 2020 का एग्ज़ाम, अब जो जनवरी में होना है उसके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में करीब मैं 30 क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं कितने इसमें से हम पढ़ पाते हैं, उनको सॉल्व कर पाते हैं एक टाइम लिमिट में। अगर रह जाएंगे तो अगले वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप शुरुआत से अंत तक बने रहें, आपको निश्चित तौर पर इसमें कुछ नए सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे और कुछ सवालों के साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें देखिए पहला सवाल, ये ऐसा सवाल है जो बहुत तरीके से पूछा जाता है और आप इन अवस्थाओं के बारे में आप सभी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होता। हम सबसे पहले इसी सवाल पर डिस्कशन करेंगे और इसको विस्तार से समझने की कोशिश भी करेंगे। सवाल को पहले पढ़ते हैं। देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब चिंतन प्रारंभ करता है, मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, बच्चे की उस अवस्था को बताना है जब से वो सोचना चिंतन करना जो है प्रारंभ कर दे। अब ये चार अवस्थाएं आपके सामने यहाँ पर रखी हैं। अब पहला सवाल उठता है कि इन चार अवस्थाओं में किसने इनको बांटा है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो चार अवस्थाएं आपके सामने हैं, इन चारों अवस्थाओं को जो है आपको पता होगा कि ये पियाजे साहब ने इनको जो है बांटा है। ये जो पियाजे साहब हैं इन्होंने इसे डिवाइड किया है। तो आप समझ गए होंगे। अब पियाजे, अगर आपका एग्ज़ाम टाइम में पियाजे जी की तरफ दिमाग चला जाए तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये चारों हैं। अगर इनके ऑर्डर की बात कर दें तो सबसे पहली अवस्था इन्होंने बताई है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी जो सी वाला ऑप्शन है वो पहला बताया है, यानी वो पहली अवस्था है इनके हिसाब से। दूसरी हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यानी ये बी वाला दूसरा बताया इन्होंने। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इसमें जो हमारे पास डी के ऑप्शन में है, और उसके बाद ए वाले ऑप्शन में है। यानी ये ऑर्डर के रूप में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनको ऑर्डर के रूप में आप इनको व्यवस्थित कर दीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आंसर तो आपके सामने है, ग्रीन से टिक है, इसका मतलब यही करेक्ट इसका आंसर है, यानी डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही इसका है। ये अवस्था जो होती है पर्टिकुलर, इस अवस्था की अगर हम बात करें तो ये 7 साल से लेके 11 साल तक के बच्चों की जो उम्र होती है उस अवस्था को हम इसको कहते हैं। पहली बात तो ये, यानी जो ये हमारी मूर्त वाली आई यानी डी जो तीसरे नंबर पे है वो 7 से 11 वाले के लिए है। और जो पहली वाली है वो जन्म से 24 महीने तक यानी 2 वर्ष तक, यानी एक हो गई 0 से लेके जो है 2 वर्ष तक, और फिर 2 से लेके आगे की जाएगी तो उसी तरीके से, और ये जो बनेगी वो 2 से 7 बनेगी तीसरी वाली दूसरी वाली, फिर 11 से अगली वाली बनेगी। तो यहाँ जो 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक जो आती है वो चौथी होती है। आपको ऑर्डर भी हमने याद करा दिए, आंसर भी बता दिए। तो यहाँ इस तरीके से हमको यहाँ पर पढ़ना है, समझना है इन चीज़ों को, जिससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो आपका। और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो उससे आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और साइको में, यानी जो हमारा मनोविज्ञान है, इसमें फिर आपके लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन ढेर सारा है। यानी ये पियाजे साहब की थी चारों, एक 0 से 2, दूसरी 2 से 7, और एक 7 से 11, और एक 11 से प्रौढ़ावस्था तक। ये तो इसका क्राइटेरिया हो गया। और अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक की। तो इसमें यह होता है कि इसमें लंबाई है, भार है, आदि चीज़ों में मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है बच्चा, और किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। यानी तर्क कर सकना मतलब कि वो चिंतन प्रारंभ कर सकता है। जैसे उसने तर्क की बात कही आपकी बुक में, तो समझ लीजिए कि वो चिंतन की बात हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बहुत आसान सा सवाल है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो यहाँ पर
मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जैसे इसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मानचित्रण से संबंधित, तो मन के चित्र से, तो ऐसा तो कोई हम आर्ट का डायग्राम या उससे नहीं पढ़ रहे हैं। बोध बढ़ाने की तकनीक नहीं। साहसिक कार्य, अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे, थिंक करेंगे, तो अपने आप चीज़ों को निकाल लेंगे यहाँ पर। अगले वाले में देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेके 5 तक के बच्चों के बारे में आप समझिए। यहाँ पर एक क्लास से, कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए विद्यार्थियों को सीखने के संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। आप समझिए, यहाँ उम्र समझिए, जो ये उम्र है यानी ये जो क्लास है 1 से लेके 5 तक, 6 जो एज होती है यानी 6 साल का जब बच्चा होता है तब वो प्राथमिक विद्यालय में वो एंट्री लेता है। यानी 5 साल पढ़ेगा तो 6 5 11 साल का हो जाएगा। यानी प्याजे साहब के हिसाब से वो तीसरी कंडीशन में वो रहेगा। तो अब आ जाइए, उसी से रिलेट कर दीजिए इसको। देखिए, तो यहाँ महंगे और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना कोई मतलब नहीं। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। हम पढ़ा किस वर्ग को रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं 11 साल से कम के बच्चे को। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग सबसे उचित आंसर यहाँ होगा, क्योंकि बच्चे के हिसाब से ही तो हम उसका उपचारात्मक और निदानात्मक और उपचारात्मक प्रस्तुत करेंगे। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है हमारा। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के संबंध में आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो यहाँ संबद्ध नहीं है मनोवैज्ञानिक रूप से, तो संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। ये है आपका, देखिए शरीर के से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर जाना, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो है। सानिध्यता की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की। हम जो बच्चा होता है किशोरावस्था में या उससे छोटा, तो चाहता है कि उसको शाबाशी मिले, चीज़ें मिले, उसको समाज में उसको एक प्रतिष्ठा मिले, उसको सम्मान मिले। तो उन सब चीज़ों की बात यहाँ की जा रही है। और जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक तरीके से विकास के लिए, तो यहाँ पर क्या है? खेल का मैदान, सभागार और घर। अब समझिए, देखिए सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक मतलब यहाँ पढ़ने से संबंधित है उसका। तो यहाँ आ जाइए, सीखना है तो कक्षा का जो पर्यावरण, ये चीज़ हो गई, और एक हमारे विद्यालय हो गया। तो ये इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो इस कंप्लीट चीज़ के अंदर आ जाता है। तो यहाँ ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, ये सारी के सारी चीज़ें, घर को आप छोड़ दीजिए, बाकी दोनों चीज़ें इस ए वाले ऑप्शन में ही अपने आप इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगले वाले सवाल में चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो किसका श्रेय जाता है? तो आप जानते हैं कि पियाजे साहब ने ही जो है अपने जो सिद्धांत में कहा है। सिद्धांत के बारे में बता दूं कि पियाजे साहब ने जो सिद्धांत दिया था, उसमें जो सिद्धांत के जो प्रमुख विचार थे, उन विचारों पे एक निर्माण और खोज था, यानी एक कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन था, दूसरा कार्य क्रिया और अर्जन था, और एक क्या था, इसी के टर्म्स में क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं थी। तो इन्हीं चीज़ों पर, यानी इन्हीं 3 चीज़ों पर ही तो यहाँ पर व्यवस्था की गई। यानी पहला क्या था? निर्माण और खोज, दूसरा था कार्य क्रिया और अर्जन, कार्य क्रिया का अर्जन, और क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं जो हमने अभी चारों चर्चा की थी, तो इन्हीं पर आधारित थी। तो इसी पर जो कहा गया, सृजन किया गया, तो वो पियाजे साहब थे। अगली बात करते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो यहाँ पर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, पाठ्यक्रम और पाठचर्या दोनों में डिफरेंस होता है। ये आपको समझना होगा कि पाठ्यक्रम क्या है और पाठचर्या क्या है। आप मोटे तौर पर समझना चाहें तो पाठचर्या जो होती है हमारी,
उसमें हमारा सिलेबस यानी जो हम पढ़ते हैं और प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों को इंक्लूड कर दीजिए तो वो पाठचर्या बन जाती है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हटा दीजिए, सिर्फ सिलेबस रह जाए तो वो हमारी यानी वो पाठ्यक्रम हो जाता है। यानी पाठ्यक्रम में हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऐड कर दें तो वो पाठचर्या बन जाती है। तो आप अब इस दोनों चीज़ों से संबंध करेंगे तो अपने आप पहले ही ऑप्शन को आप यहाँ पर जो है टिक कर पाएंगे आसानी से। तो आप समझ गए होंगे कि किसे हमें यहाँ पर टिक करना है और क्या चीज़ इसका होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 8, निम्न में किसने कहा, एक सिद्धांत की बात करें, कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से जो है सीखता है। तो यहाँ स्ट्रिंग ने कहा, तो ये स्टेटमेंट आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसमें से कोई एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि खेलने से सीखने के बारे में किसने कहा, तो यहाँ स्ट्रिंग ने कहा। अगली बात, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये किसके सिद्धांत है, तो निरंतरता का जो सिद्धांत है ये आप सभी लोग जानते हैं। ये सीधा सा सवाल है तो इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। अब आइए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो टीनेजर्स होते हैं किशोरावस्था यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी ये जो टीन एजर्स इनको कहा जाता है ना, इस सब में टीन आता है। इंग्लिश के जो आप न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम नंबर पढ़ते हैं तो उनमें 13, 14, 15, 16 इस तरीके से आता है। तो यानी ये टीन एजर्स को कहा जाता है एक तरीके से। तो इनमें समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो ये तो अभी हमने पढ़ा, सवाल उसी से संबंधित है। तो ये प्याजे साहब ही हैं इसके। अब आ जाइए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो ये सवाल हमारा यहाँ पर जो है रिपीट हो जा रहा है। तो ये आप समझते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्थाएं हैं। अगले सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो देखिए ये सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करना है, क्योंकि खेल में समूह की भावना, लीडरशिप की और शारीरिक संतुलन बनाने की कई सारी चीज़ें जो हैं खेलने से आती हैं, जो हम ग्राउंड में सीख सकते हैं। अगली, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। कैसी शिक्षा का, तो अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। बहुत सिंपल सा सवाल था। एक शिक्षक अब विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे, आदर्श रूप, आइडियोलॉजी से यानी आइडियलिज्म से, तो आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो ये सब चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम जो शिक्षक होता है वो, क्योंकि यहाँ शिक्षक की बात की जा रही है, तो शिक्षक जब अपना आदर्श रूप या आदर्श बर्ताव प्रस्तुत करेगा तो उसी को देख के बच्चा उसका अनुसरण करेगा। यहाँ जाइए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब इन ऑप्शंस पे देखिए कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, वो एक सुवक्ता होना यानी बहुत अच्छा बोलने वाला, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना यानी ऐसा नहीं कि हर समय से आए पढ़ाए और चला जाए, लेकिन जो बच्चों में समस्याएं हो, जो बच्चा पिछड़ रहा हो उसको कुछ ना बताए और वो सिर्फ अपना ही बोलता चला जाए, तो ऐसा जो शिक्षक होना जो है ठीक नहीं। यानी वो विद्यार्थियों को साथ में लेकर चले, इस तरीके का शिक्षक होना चाहिए। सवाल नंबर 17 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यानी ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ पर क्या मिलती हैं, देखने के लिए तब मिल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा किसमें, स्वतंत्र अध्ययन में। यानी उसको लगेगा कि यहाँ का जो पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंट हमको मिल रहा है वो हमारे घर से चीज़ों से एकदम डिफरेंट है, यानी उसे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, तो स्वतंत्र अध्ययन करने में उसे समस्या है।
चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास आप समझते हैं, इच्छा शक्ति आपकी कैसी है, नैतिकता कैसी आपकी है, और आपका व्यवहार और बर्ताव कैसा है। तो यानी सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। अगला, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, अभी उससे सवाल था, थोड़ा सा घुमाया गया यहाँ पर। तो ये आदर्शवादी होना चाहिए, जैसे आदर्श जो है बर्ताव की बात की गई थी। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण दीजिए। तो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, ये क्वेश्चन मार्क के साथ है। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, तो ये जेंडर इक्विवेलेंट हमारा जो है उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम सीधा सा समझ लेते हैं कि जो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं, यानी दोनों हो सकती हैं। तो कारण यहाँ पर एक इस तरीके से समझाया गया है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे? नहीं, इनमें से कोई भी काम नहीं करेंगे। उसकी समस्या को जानेंगे कि आपका सम्मान वो क्यों नहीं कर रहा है, उससे समझने की कोशिश करेंगे, उसे समझाएंगे, इस तरीके के उपाय करेंगे। यानी इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये भी सवाल थोड़ा सा घुमाया गया यहाँ पर सवाल को, जैसे वहाँ पर था। तो यहाँ पर भी हम टीनेजर्स ही ये होता है, यानी सवालों को सीटेट में तो खासतौर से लैंग्वेज में हेरफेर किया जाता है, तो इसको पकड़ कर रखना है। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए जो है बेचैनी, क्योंकि यही किशोरावस्था का मुख्य लक्षण भी है, माना जाता है। तो यहाँ पर इसकी चीज़ ये क्लियर हो गई। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी, उत्तरदायित्व की अनुभूति। तो ये आज्ञाकारिता आती है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। यानी मातृभाषा में जितना जल्दी बच्चा सीख पाएगा उतना दूसरी लैंग्वेज में वो सीख नहीं पाता। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवसायिक कुशलता नहीं, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, सामाजिक और विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ये सब चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो ये सबसे ज़्यादा उचित ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है। तो इस प्रकार ये सवाल नंबर 27 का बी ऑप्शन। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ये सभी आप सभी को पता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो आप सारी अवस्थाओं को ध्यान में रख लीजिए, किस एज से किस एज तक जाती हैं। दल समूह में रहने की आवश्यकता बाल्यावस्था में इसकी बात नहीं है, तो किशोरावस्था की है। प्रश्न करने यानी तर्क करने की बात आए तो यहाँ भी बाल्यावस्था से ऊपर की अनुकरण करने की अवस्था, तो ये शैशवावस्था की बात आ जाती है यहाँ पर। तो खेलने की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था आती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक गुण में से परिवर्तन करने समझने लगते हैं? तो यहाँ जो है बाल्यावस्था में, तो ये छोटा बड़ा कम ज़्यादा, तो ये किस में आएंगे? तो ये बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव में ये द्रव्यमान और संख्या के बारे में वो बात करने लगते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब मिलते हैं अगले 30 सवालों के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर करिए, बताइए, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें। अगर कोई और सुझाव है तो उसे सुझाव दें, हम इसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।